नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। कहते हैं कि कुछ घरों की दीवारें सिर्फ ईंट और सीमेंट की नहीं होती, उनमें छुपे होते हैं ऐसे राज जो रात के सन्नाटे में चीख बनकर बाहर आते हैं। मेरी शादी को अभी कुछ ही दिन हुए थे और हर रात जैसे ही पूरा घर गहरी नींद में डूब जाता, मेरे कानों में किसी की दर्दनाक चीखें गूंजने लगती। मैं अपने कमरे में अकेली सोती थी क्योंकि मेरे पति की नौकरी विदेश में लग गई थी और वे मुझे इस अजनबी से घर में छोड़कर जा चुके थे। पहले तो मैंने सोचा यह मेरा वहम है, लेकिन जब हर रात वही आवाज़ें और भी तेज होने लगी तो डर ने मेरे दिल में घर कर लिया। एक दिन हिम्मत जुटाकर मैंने अपनी सास से इस बारे में कहा तो उन्होंने अजीब सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, आज से तुम अपनी ननद के कमरे में सो जाओ। उनकी बात सुनकर मुझे थोड़ी राहत मिली, लेकिन मुझे क्या पता था कि असली खौफ तो अभी बाकी था। उस रात जैसे ही मैं अपनी ननद के कमरे में सोने गई, आधी रात को मेरी आंख खुली और जो मैंने देखा उसे देखकर मेरी चीख निकलते निकलते रह गई। मेरा नाम काव्या है और मैं अपने परिवार की इकलौती बेटी थी। जब मेरा जन्म हुआ था तो पूरे घर में जैसे त्योहार मनाया गया था। सब कहते थे कि घर में साक्षात लक्ष्मी आई है, क्योंकि हमारे परिवार में पीढ़ियों से सिर्फ लड़के ही जन्म लेते आए थे। मेरा नाम भी मेरी बुआ ने बड़े प्यार से रखा था, जो मुझे अपनी बेटी से भी ज़्यादा चाहती थी। जैसे जैसे मैं बड़ी हुई, घर में हर कोई मुझे प्यार करता, लेकिन साथ ही मजाक में मेरी शादी की बातें भी करता, जो मुझे सुनने में बहुत अच्छी लगती थी। जो भी मुझसे मिलने आता मेरे लिए गुड्डे गुड़िया लेकर आता और मैं पूरे जोश से उनकी शादियाँ करवाती। मेरी बुआ हर गुड़िया का नाम काव्या रख देती और मेरे साथ उन शादियों में झूम झूम कर नाचती। हंसी खुशी में कब बचपन बीत गया पता ही नहीं चला और गुड्डे गुडियों की शादी कराने वाली मैं खुद शादी के लायक हो गई। जैसे ही मैं जवान हुई, पूरे परिवार में मेरी शादी के चर्चे शुरू हो गए। सब कहते थे कि मेरी शादी बहुत धूमधाम से होगी। मेरा बचपन से ही सपना था कि मेरी शादी गांव में हो, क्योंकि शहर की भाग दौड़ भरी जिंदगी से मैं ऊब चुकी थी। दरअसल मेरे घर में कोई लड़की नहीं थी और स्कूल कॉलेज में भी मेरी कोई खास सहेली नहीं बन पाई, क्योंकि मुझे लड़कियों से दोस्ती करना आता ही नहीं था। मेरे सारे कजिन लड़के ही थे और इस वजह से मैं अक्सर घर में अकेलेपन से घिर जाती थी। शहर का मौसम तो आप सबको पता ही है। शहर दरअसल बिल्डिंगों का एक जंगल बन चुका है। मैं अक्सर गांव की कहानियाँ पढ़ा करती थी और उन्हीं कहानियों ने मेरे मन में एक सपना बसा दिया था कि मेरी शादी गांव में ही हो, ताकि मैं खुली हवा में सांस लेकर अपनी ज़िंदगी को खुलकर जी सकूं। मेरा एक और छोटा सा सपना भी था, जिस घर में मेरी शादी हो वहाँ मेरी एक ननद जरूर हो जिसकी शादी न हुई हो, ताकि शादी के बाद मुझे एक सच्ची दोस्त मिल सके। मैंने अपनी शादी को लेकर इतने सपने सजा रखे थे कि मैं अक्सर सोचती थी मैं अपने पति के साथ घूमने जाऊंगी, मूवी देखूंगी, घंटों बातें करूंगी और भी बहुत कुछ। कुछ ऐसे अरमान भी थे जिन्हें मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती थी। धीरे धीरे मेरी शादी की बात शुरू हुई और एक दिन मेरे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया। मेरी बुआ ने अपनी जान पहचान के लोगों से उस रिश्ते के बारे में पूरी जानकारी ली। फिर मेरे भाई और पिताजी लड़के वालों से मिलने उनके घर गए। मिलना तो बस एक बहाना होता है। असल में हर माँ बाप यही चाहते हैं कि उनकी बेटी को वही सुख मिले जो उसे मायके में मिला है। इसीलिए
वे लड़के वालों का घर, उनका व्यवहार और उनका रहन सहन देखने जाते हैं। जब मेरे भाई और पिताजी को सब कुछ ठीक लगा तो उन्होंने मेरा रिश्ता वहीं पक्का कर दिया। इस तरह मेरी शादी तय हो गई और जैसा मैं चाहती थी मेरी शादी गांव में ही हुई। आखिरकार वह दिन भी आ गया जब मैं दुल्हन बनकर अपने सपनों को सच करने शहर से गांव आ गई। शादी के शुरुआती दिन बहुत ही खुशियों से भरे थे। हर दिन मेरे अंदर एक नया उत्साह होता। ऐसा लगता जैसे हर दिन कुछ नया देखने, नया सीखने या नया महसूस करने को मिलेगा। इसी खुशी में 2 महीने कब बीत गए पता ही नहीं चला। धीरे धीरे मैं उस परिवार में घुल मिल गई, लेकिन जैसे जैसे मैं उन्हें समझने लगी मुझे एहसास हुआ कि इस परिवार में कुछ तो अजीब है। वैसे तो मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे थे और सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर भी घर के अंदर कुछ ऐसी घटनाएं होती थी जो मुझे अंदर तक डरा देती थी। शादी के कुछ समय बाद ही मेरे पति विदेश कमाने के लिए चले गए और मैं इस बड़े से घर में बिल्कुल अकेली रह गई। यहाँ कोई ऐसा नहीं था जिससे मैं अपने दिल की बात खुलकर कह सकूं। इसीलिए मुझे खुद ही अपने डर और अकेलेपन से लड़ना पड़ रहा था। मेरी शादी गांव में हुई थी और तभी से मेरी जिंदगी में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी थी। एक रात जब मैं अपने कमरे में अकेले सोने की तैयारी कर रही थी, तभी मुझे बाहर से किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। वह आवाज़ इतनी साफ और करीबी थी कि मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। डर के कारण उस रात मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आई और किसी तरह सुबह के समय मेरी आंख लग गई। अभी मुझे सोए हुए थोड़ा ही समय हुआ था कि मेरी सास ने दरवाजा खटखटाया और कहा, बहू, अभी तक सो रही हो क्या? उनकी आवाज़ सुनकर मैं घबराकर उठ बैठी, क्योंकि आमतौर पर वह मुझसे बाद में ही उठती थी, लेकिन आज वह मुझसे पहले जाग गई थी। उनकी एक आदत थी कि उठते ही उन्हें सबसे पहले चाय चाहिए होती थी। मैंने आंखें मलते हुए दरवाज़ा खोला। नींद पूरी न होने के कारण मेरी आंखें लाल हो चुकी थी। मेरी हालत देखकर मेरी सास चिंतित हो गई और पूछने लगी, क्या हुआ काव्या बेटा, सब ठीक तो है? तब मैंने उन्हें रात की पूरी घटना बता दी कि कैसे कदमों की आवाज़ सुनकर मैं डर गई थी और पूरी रात सो नहीं पाए। मेरी बात सुनकर वह बोले, बेटा, यह घर इतना बड़ा है कि अच्छे अच्छे लोग भी डर जाते हैं। तुम ऐसा करना कि आज से अपनी ननंद के कमरे में उसके साथ सो जाया करो। आखिर वह तुम्हारी छोटी बहन जैसी ही तो है। मैंने उनसे कहा, ठीक है माँ जी, आज से मैं निशा के कमरे में ही सो जाऊंगी। इसके बाद मैं नाश्ता बनाने में लग गई और मेरी सास अपनी धार्मिक किताबें लेकर बैठ गई। उनकी यह आदत मुझे बहुत अच्छी लगती थी कि वह दूसरों के मामलों में पढ़ने के बजाय सुबह उठते ही भगवान का नाम लेती थी। फिर चाय नाश्ता करने के बाद मंदिर चली जाती थी। जब तक मैंने नाश्ता तैयार कर दिया, तब तक निशा अभी भी गहरी नींद में सो रही थी। फिर मैंने उसे उठाया और हम सब मिलकर एक साथ नाश्ता किया। उसके बाद निशा कॉलेज चली गई और मैं अपने घर के काम निपटाने लगी। मैं दिन भर काम करते हुए यही सोचती रही कि आखिर इतनी रात को वह कौन हो सकता है और वह कदमों की आवाज़ किसकी थी। मेरा पूरा दिन इसी सोच में बीत गया, लेकिन मैंने इस बात का जिक्र किसी से भी नहीं किया। शाम होते होते मैं इन बातों को भूल गई, लेकिन जैसे ही सोने का समय आया, मुझे याद आया कि मेरी सास ने मुझे निशा के कमरे में सोने के लिए कहा था।
मैं तुरंत निशा के कमरे की ओर चली गई और दरवाज़ा खटखटाया। उसने दरवाज़ा खोला और कहा, क्या हुआ भाभी, इतनी रात को आप यहाँ? सब ठीक तो है ना? मैंने उसे बताया कि माँ जी ने कहा है कि मैं उसके कमरे में सो जाऊं। मेरी बात सुनकर वह बोली, अरे नहीं भाभी, मैं आपको अपने कमरे में नहीं सुला सकती। उसका ऐसा कहने पर मैंने उसे सवाली नज़रों से देखा तो वह बोली, भाभी, मैं रात भर पढ़ाई करती हूँ, इसीलिए लाइट जलती रहती है, आपको नींद नहीं आएगी। उसकी बात सुनकर मैंने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, कोई बात नहीं निशा, मुझे नींद आ जाएगी। मुझे जलती लाइट में सोने की आदत है, लेकिन मैं अपने कमरे में नहीं सो सकती क्योंकि मुझे वहाँ डर लग रहा है। और हाँ, मेरी वजह से तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। बस मुझे अपने कमरे में सोने दो। मेरी बात सुनकर निशा ने मुंह बना लिया और कहा, ठीक है भाभी, कल से आप मेरे कमरे में सो जाना। मैंने उससे कहा, नहीं, मैं आज से ही तुम्हारे कमरे में सोऊंगी। कल रात मैंने अपने कमरे के बाहर अजीब सी आवाज़ें सुनी थी, इसीलिए डर की वजह से मैं अपने कमरे में सो नहीं पा रही हूँ। मैं वादा करती हूँ कि मेरी वजह से तुम्हारी पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं होगी और मैं तुम्हें किसी भी तरह की परेशानी नहीं दूंगी। इतना कहकर मैं अपने कमरे में चली गई ताकि अपना बिस्तर और कंबल ले आऊं। जब मैं वापस आई तो निशा अपना कमरा बंद कर चुकी थी। उसका यह व्यवहार देखकर मुझे बहुत बुरा लगा और मैं वापस अपने कमरे में आकर सो गई। उस रात फिर वही अजीब सी आवाज़ें आती रही, जिन्हें सुनकर मेरे दिल की धड़कनें तेज हो जाती थी। अगली सुबह जब मेरी सास को पता चला कि निशा ने मुझे अपने कमरे में सोने नहीं दिया, तो उन्होंने निशा को बहुत डांटा और कहा, कल से अपनी भाभी को अपने साथ ही सुलाना। मुझे कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। अब निशा के पास कोई बहाना नहीं बचा था। जैसे ही रात हुई, मैं उसके कमरे में अपना बिस्तर और कंबल लेकर सो गई। रात का पता नहीं वह कौन सा पहर था जब निशा ने मुझे जगाया और कहा, भाभी, बाहर जाकर जरा मेरे लिए पानी ला दो। मुझे बहुत तेज प्यास लग रही है और मुझे घुटन भी महसूस हो रही है। उसकी बातें सुनकर मैं घबरा गई और मैंने उससे पूछा, क्या हुआ निशा, तुमने रात को ऐसा क्या खा लिया था? तब वह बोली, भाभी, पहले आप जाकर मेरे लिए पानी लेकर आइए। उसकी पानी पीने की ऐसी बेचैनी देखकर मैं डर गई और तुरंत उठकर दरवाजे से बाहर निकल गई। जाते जाते मैंने देखा कि निशा मेरी तरफ गुस्से भरी नज़रों से घूर रही थी। मैं पानी लेने के लिए किचन में चली गई, लेकिन जब मैं वापस आई तो देखा कि दरवाज़ा अंदर से बंद था। यह देखकर मैं हैरान रह गई कि उसने दरवाज़ा अंदर से लॉक कर लिया था। मैंने बहुत देर तक दरवाज़ा खटखटाया, पर उसने नहीं खोला। डर की वजह से मेरी जान निकल रही थी, क्योंकि एक तो रात का अंधेरा, ऊपर से घर भी इतना बड़ा था कि एक कमरे से दूसरे कमरे तक जाते हुए डर लगता था। मैं लगभग 10 मिनट तक निशा के कमरे के बाहर ही खड़ी रही, मगर उसने दरवाज़ा नहीं खोला। फिर मैं तेज कदमों से अपने कमरे की तरफ गई, क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा था। अपने कमरे में पहुंचते ही मैंने लाइट ऑन कर दी और अच्छी तरह चारों ओर देखने लगी। फिर अंदर से कुंडी लगाकर अपने बिस्तर पर लेट गई। देर रात फिर अचानक किसी शोर से मेरी आंख खुल गई और यह बिल्कुल वैसा ही शोर था जिसे सुनते ही डर के मारे मेरी हालत खराब हो जाती थी। डरते डरते
काफ़ी रात गुजर चुकी थी और अब शोर भी बंद हो गया था। तब जाकर मैंने थोड़ी राहत की सांस ली। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैंने तय कर लिया कि मैं यह जानकर ही रहूंगी कि निशा मुझे अपने कमरे में सोने क्यों नहीं दे रही है। मैंने इस बारे में अपनी सास को कुछ भी नहीं बताया, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने निशा से पूछ ही लिया कि उसने कल रात दरवाज़ा क्यों बंद कर लिया था। लेकिन वह तो उल्टा मुझ पर ही इल्ज़ाम लगाने लगी और कहने लगी, भाभी, कल रात मैंने आपको पानी लेने भेजा था, पर आप ना जाने कहाँ चले गए और मैं आपका इंतज़ार करती रही। उसकी यह बात सुनकर मैं हैरान रह गई और सोचने लगी कि लोग कितने मतलबी और कितने झूठे होते हैं। वह झूठ बोल रही है यह मैं अच्छी तरह जानती थी, लेकिन मैं कर भी क्या सकती थी। उस रात मैं फिर से निशा के कमरे में सोने चली गई और आज भी फिर से वही तमाशा हुआ। पिछले दिन की तरह ही उसने आज भी मुझे पानी के लिए जगाया, लेकिन इस बार मैंने उससे वादा लिया कि वह दरवाज़ा बंद नहीं करेगी। मगर उसने आज भी वही हरकत दोहरा दी और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। न चाहते हुए भी मुझे फिर से अपने कमरे में जाकर सोना पड़ा। लेकिन जब मैंने सोच लिया कि कुछ भी हो जाए मैं पानी लेने नहीं जाऊंगी, अगली सुबह मैंने निशा से कोई शिकायत नहीं की। दिन गुजर गया और रात को मैं फिर से उसके कमरे में सोने चली गई। तकरीबन रात के 2 बजे उसने मुझे फिर से वैसे ही जगाया और बोली, भाभी, मुझे घबराहट हो रही है, मेरे लिए पानी ले आइए। लेकिन आज मैंने अपनी आंखें ही नहीं खोली और ऐसे सोने की एक्टिंग की ताकि उसे लगे कि मैं गहरी नींद में सो रही हूँ। वह बार बार मुझे जगाने की कोशिश कर रही थी, पर आज मैं उठने वाली नहीं थी। फिर उसने मुझे मेरे नाम से पुकारा, काव्या भाभी, उठिए। लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं हिली। तब उसे यकीन हो गया कि मैं गहरी नींद में सो चुकी हूँ। फिर उसने अपने कमरे की अलमारी खोली, जिसकी चाबी उसके पास ही थी। उसने अलमारी से एक पोटली निकाली और एक नज़र मेरी तरफ डाली। फिर उसने कमरे की खिड़की खोली और बाहर छलांग लगा दी। यह देखकर मेरे तो होश उड़ गए और मैं सोच में पड़ गई, हे भगवान, यह लड़की इतनी रात को कहाँ जा रही है। कम से कम इसे अपने घर की इज्जत का तो ख्याल रखना चाहिए था। एक पल के लिए मेरे मन में आया कि मैं जाकर अपनी सास को सब कुछ बता दूं कि निशा आधी रात को किसी से मिलने जाती है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि पहले मुझे खुद ही पता लगाना होगा कि वह इतनी रात को जाती कहाँ है। अगर वह कुछ गलत कर रही होगी तो पहले मैं उसे समझाने की कोशिश करूंगी। मैं अपने बिस्तर पर लेट रही और खिड़की खुली रहने दी। थोड़ी देर बाद फिर वही डरावनी आवाज़ें आने लगी, लेकिन डर के कारण मैं खिड़की बंद करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। कुछ देर बाद मैंने देखा कि निशा खिड़की से वापस कमरे में आ रही है। उसने खिड़की और अलमारी बंद कर दी और चाबी अपने पास रख ली। मैं हैरानी से उसे देखती रह गई, लेकिन उसे यह एहसास नहीं होने दिया कि मैंने उसे बाहर जाते हुए देख लिया है। अब मुझे समझ में आ गया था कि वह मुझे रात को पानी के बहाने कमरे से बाहर क्यों भेजती थी। तब मेरे दिमाग में एक तरकीब आई कि अगले दिन सोने से पहले मैं उसे सख्ती से मना कर दूंगी कि वह मुझे रात में पानी के लिए न जगाए। लेकिन मैं उसे यह कह नहीं पाई, इसीलिए आज मैं पहले ही एक जग में पानी भरकर कमरे में रख लाई ताकि उसके पास मुझे बाहर भेजने का कोई बहाना न बचे। रात के उसी पहर पर वह फिर से उठी और अलमारी में देखने लगी।
मैं आज भी सोने का नाटक कर रही थी। उसने पहले की तरह खिड़की खोली और बाहर छलांग लगा दी। अब मुझसे रहा नहीं गया, इसीलिए मैं भी अपने बिस्तर से उठी और उसके पीछे पीछे खिड़की से बाहर कूद गई। खिड़की ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं थी और घर के पिछवाड़े की तरफ खुलती थी। निशा तेज तेज कदमों से आगे बढ़ रही थी और मैं भी डरते डरते उसके पीछे चल रही थी। मेरे दिल में डर तो था, लेकिन मैंने खुद को समझाया कि जब मेरी ननद इतनी बहादुर है तो मुझे किस बात का डर। थोड़ी देर बाद निशा ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन भगवान का शुक्र था कि उसकी नज़र मुझ पर नहीं पड़ी। वह एक पुराने खंडहरनुमा स्थान पर जाकर रुकी और अंदर चली गई। वहां जाकर वह जमीन पर बैठकर मिट्टी खोदने लगी। यह देखकर मैं बहुत डर गई और उल्टे पैर वापस घर आ गई। अब मेरे मन में यह सवाल था कि निशा को कैसे काबू किया जाए। तभी मेरे दिमाग में एक और तरकीब आई। मैं उससे सच्चाई जानना चाहती थी, इसीलिए मैंने उस खिड़की को अंदर से बंद कर दिया और खुद उसके पास बैठ गई। क्योंकि रात में घर के बाकी दरवाजे बंद रहते थे और उसके आने जाने का रास्ता सिर्फ वही खिड़की थी। मैं उसके आने का इंतजार करने लगी और लगभग 1 घंटे बाद मुझे उसकी आहट सुनाई दी। मैं तुरंत सतर्क होकर बैठ गई। फिर निशा ने धीरे से खिड़की खोलने की कोशिश की, लेकिन खिड़की तो अंदर से बंद थी। फिर मैंने उसे अंदर से कहा, निशा, मुझे तेरी हकीकत का अंदाजा हो गया है, लेकिन जब तक मुझे पूरी बात नहीं बता देती मैं खिड़की नहीं खोलूंगी। तुम सुबह तक घर से बाहर ही रहोगी और फिर घर वाले तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे, इस बात का अंदाजा तुम खुद ही लगा लो। मेरी बात सुनकर निशा गुस्से में आ गई और बोली, अरे भाभी, आप पागल तो नहीं हो गई? जल्दी से खिड़की खोलो और मुझे अंदर आने दो। जल्दी करो, अब खोल भी दो। उसकी घबराहट साफ बता रही थी कि वह बहुत डरी हुई है। मैंने भी साफ मना कर दिया कि जब तक वह सच नहीं बताएगी मैं खिड़की नहीं खोलूंगी। तब वह बोली, भाभी, एक बार अब खिड़की खोलो, मैं अंदर आपको सारी बात बताती हूँ। जब वह मुझसे बहुत मिन्नतें करने लगी तो मैंने उससे कसम लेकर खिड़की खोल दी और कहा, सब कुछ सच सच बताना। जैसे ही निशा अंदर आई उसने मुझे गुस्से से देखा और बोली, भाभी, भगवान से डरो। आप मुझ पर शक कर रही हैं? मैं भगवान से डरती हूँ और मुझे अपने परिवार की इज्जत बहुत प्यारी है। मैं कोई गलत काम करने नहीं गई थी। इतना कहकर वह अपनी अलमारी की तरफ बढ़ी, लेकिन मैंने उसके हाथों से पोटली छीन ली और कहा, पहले मुझे सारी सच्चाई बताओ, नहीं तो मैं माँ जी को सब कुछ बता दूंगी कि तुम आधी रात को बाहर जाती हो। मेरी धमकी सुनकर वह डर गई और बोली, अच्छा भाभी, बैठो, मैं आपको सब बताती हूँ। फिर उसने कहना शुरू किया। यह कहानी तब शुरू हुई जब मेरा मेडिकल कॉलेज का पहला दिन था। कुछ लड़कों ने मुझे तंग किया। मैं बहुत डर गई थी। तभी जमींदार के बेटे की नज़र मुझ पर पड़ी और वह मेरे पीछे पड़ गया। मैंने उससे बहुत मिन्नतें की कि मेरा पीछा छोड़ दे, लेकिन उसने कहा कि एक बार उससे मिल लो, फिर अगर मैं उसे पसंद ना करूं तब वह मुझे कभी परेशान नहीं करेगा। उससे छुटकारा पाने के लिए मैं उसकी बात मान गई। उसने मुझे एक बड़े होटल में बुलाया जहां भीड़ देखकर मुझे डर नहीं लगा, लेकिन उसने मुझे ऊपर दूसरी मंजिल पर बुलाया जहां पूरा हॉल खाली था। मुझे शक हुआ, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। वह मेरे साथ बदतमीजी करने लगा। तभी अचानक एक लड़का फरिश्ता बनकर आया
और उसने मुझे बचा लिया। उसका नाम कमल था। मैं उसकी एहसानमंद हो गई। लेकिन यह बात जमींदार के बेटे को पता चल गई और उसने कमल को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। अगर मेरा बस चलता तो मैं उस लड़के को सजा देती, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकी। 1 साल बाद उसने एक नई चाल चली। कमल को फेल करवाने के लिए प्रोफेसर से इंसानी हड्डियों का ढांचा बनाने का असंभव काम दिलवा दिया। कमल ने बहुत कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुआ। तब मैंने उसकी मदद करने की ठानी। मैंने कब्रिस्तान से हड्डियां इकट्ठी करनी शुरू की। दिन में जगह देखती और रात को जाकर हड्डियां लाती। आज आखिरी काम पूरा करना था, इसीलिए मैं गई थी। यह सुनकर मैं हैरान रह गई। फिर निशा ने खुशी से पोटली खोली जिसमें वही हड्डियां थी और उसे अलमारी में रख दिया। इसके बाद हम दोनों अपने अपने बिस्तर पर लेट गए। उसने मुझसे वादा लिया कि मैं यह बात किसी को नहीं बताऊंगी। उसकी पढ़ाई पूरी होने के बाद मैंने अपनी कोशिशों से उसकी शादी कमल से करवा दी, क्योंकि सच्ची मोहब्बत करने वालों के रास्ते में कभी नहीं आना चाहिए। इस काम में मेरे पति ने भी मेरा पूरा साथ दिया और आज निशा और कमल अपनी जिंदगी में बहुत खुश हैं। दोस्तों, यह जरूर नहीं कि हर राज के पीछे कुछ गलत ही हो। कभी कभी उसके पीछे एक सच्ची कहानी भी छुपी होती है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।